यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं साइंस की, हम तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी साइंस की जो क्लास 7th की है वो हम पढ़ रहे हैं। 5 चैप्टर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, चैप्टर 6 हमारा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक यानी फिजिकल आपका होता है, और जो रासायनिक है ये आपका हो जाएगा केमिकल, और परिवर्तन आपको पता ही है, चेंजेस आपका होता है। चलिए, अब इसमें जो चैप्टर है इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पहला जो पॉइंट आता है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या क्या आपका होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि दैनिक जीवन जो आपका डेली लाइफ आपकी है, डेली रूटीन की इसमें बात की है कि हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत से परिवर्तन आपको, बहुत से चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन्हें जो परिवर्तन आप देखते हो, ये जो चेंजेस देखते हो, तो इनमें से एक या एक से अधिक जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, वो इसमें आपके सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, आपकी जो माता जी, आपकी जो मदर है, आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। तो आपसे यानी शीतल पेय जो ठंडा पानी आपका है, उस पानी में शक्कर घोलने के लिए आपको कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। तो शक्कर का विलयन बनाना क्या है, जो शक्कर है उसका जो सॉल्यूशन बनाओगे वो क्या हो जाएगा, एक परिवर्तन हो जाएगा, एक चेंजेस आपका हो जाएगा। इसी प्रकार दूध से दही जमाना भी क्या है, एक दूसरा परिवर्तन है, दूसरा चेंजेस आपका है। जैसे आप देखते होंगे, दूध से क्या बनना, दही आपका बनना, और दही से फिर आपका मट्ठा। तो दूध से दही आपका बन गया, ये भी आपका एक चेंज है। आगे आता है नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है। कभी कभी जो दूध होता है वो खट्टा आपका हो जाता है। खट्टा यानी श्योर आपका हो जाता है। तो दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। दूध में जो खटास आता है, खटासपन आना भी क्या होता है, एक आपका चेंजेस होता है, परिवर्तन आपका है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे जो आप रबड़ बैंड होता है उसे खींचते हो, तो वो भी क्या है, एक जो चेंजेस उसमें आता है। तो जो उसका शेप है, जो उसका शेप होती है, वो क्या हो जाती है, चेंज आपकी हो जाती है। जब उसे आप खींच लोगे तो उसका साइज क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। साइज जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस है, ये भी किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसको प्रदर्शित कर रहा है, सो आपका कर रहा है। अब आता है कि जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो कितने तरह के आपके होते हैं। जो चेंजेस है, जो परिवर्तन है, वो 2 तरह के आपके होते हैं, फिजिकल और केमिकल, यानी भौतिक और रासायनिक। 2 तरह के आपके चेंजेस आपको देख सकते हो। एक भौतिक आपका चेंजेस होता है, भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन आपका है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो चलिए, इसमें अलग अलग, अब आपका अलग अलग इसे देखते हैं कि भौतिक चेंजेस क्या है, आपका जो भौतिक परिवर्तन है और दूसरा जो रासायनिक परिवर्तन है, दोनों को अलग अलग तरह से अब आपका देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल जो चेंजेस है, तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या आपका आता है। तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले जो पदार्थ के आकार, जो पदार्थ का जो आकार होता है, जो शेप होती है, यानी जो पदार्थ है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है। तो पदार्थ का क्या होता है, इसमें जो प्रॉपर्टीज आपकी आती है, इसमें सबसे पहले इसकी शेप आपकी है, क्या होती है, शेप, जो आकार होता है उसमें चेंजेस आपका होता है। दूसरा शेप हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर रंग होता है, और जो अवस्था होती है, क्या होती है, जो अवस्था है, कलर स्टेट आपका है। तो इसमें जैसे जो गुण होता है वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ये कैसे, जो ये गुण होते हैं, ये गुण ही उसके भौतिक गुण आपके कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी कहलाती है। वह परिवर्तन, वो चेंजेस जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो वो परिवर्तन, वो चेंजेस इसमें बात की गई है, जो किसी पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, जो फिजिकल जो गुण आपको, जो भौतिक गुण में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंजेस आपको बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो जनरली कैसा होता है, वो जनरली उत्क्रमणीय आपका होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ऐसा जो परिवर्तन होता है, इसमें कोई भी जो नया पदार्थ होता है वो आपका नहीं बनता है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में आपको काटना है। जो कागज का आपने एक टुकड़ा लिया,
उसको आपको 4 जो वर्गाकार आपके टुकड़े हैं उसमें आपको काटना है। वर्गाकार टुकड़ों में जब आपने उसे काट लिया, इसके बाद अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटे। फिर जो आपने 4 यानी एक कागज के आपने 4 टुकड़े वर्गाकार किए, देन आपको दोबारा से क्या करना है, जो एक 4 के फिर जो आपको 4 उसमें काटना है, यानी 4 एक जो 4 पीस आपके बने, 4 पीस में से फिर आपको 4 और आपको बनाने हैं, तो एक पीस में से ये आपका बनाना है। तो आगे अब आपका आता है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। तो फिर आपको ये इस तरह आपको लगाने हैं कि ये दोबारा से क्या ऐसे लगे कि ये जुड़ जाए, यानी इस तरह आपको फिर से इन्हें जो फर्श आपका है तो फर्श पर आपको लगाने हैं, बिछाने हैं, जिससे इसका जो आकार है जो जुड़कर जो हो गया कागज को पूरा आपका कर दे, कंप्लीट कर दे। तो स्पष्ट रूप से ये क्लियरली आपका है कि आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें जो स्पेस होता है वो आपका रह जाएगा। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? जो कागज का जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस आपका होता है? चलिए, किस तरह आपका जो कागज का अगर हम टुकड़ा लगाएगा वो किस तरह है, जो 4 वर्गाकार, पहले एक कागज हमने लिया, ये कंप्लीट आपका एक कागज लिया था, फिर इसके बाद इसमें 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़े कर दिए। तो 4 टुकड़े के बाद क्या हुआ, जो एक टुकड़ा इसके फिर यानी इसे एक टुकड़े के क्या बोला था, 4 टुकड़े फिर से वर्गाकार में काटने के, तो ये 4 टुकड़े कर दे। फिर इसको जो फर्श पर इसने बिछा दिया, तो फर्श पर देखिए आप ये पूरा कंप्लीट दिखाई देगा आपको, नहीं बीच में क्या है थोड़ा थोड़ा आपको इसमें जो स्पेस रह जाता है वो आपको दिखाई देगा। ये पूरी तरह से हम दोबारा नहीं जोड़ सकते। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, चलिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में आता है कि अपनी जो कक्षा आपकी जो क्लास होती है, जो कक्षा आपकी है, उसके चौक बोर्ड के आसपास जो आपका बोर्ड होता है, तो जिस पर आप चौक से लिखते हो, तो चौक बोर्ड की इसमें बात की गई है, जिसे ब्लैक बोर्ड भी आपका बोलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड जो चौक बोर्ड है उसके आसपास क्या करना है, फर्श पर गिरे चौक पाउडर को आपको कलेक्ट करना है। जो टीचर जो बोर्ड पर लिखता है, तो बोर्ड के आसपास क्या होता है, जो बोर्ड के नीचे जो होता है चारों तरफ क्या होता है, उसके बोर्ड के साइड में जो नीचे की ओर क्या आपका जो पाउडर होता है चौक का, जब लिखते हैं तो वो पाउडर नीचे झड़ जाता है। तो नीचे पड़ा हुआ पाउडर को आपको कलेक्ट करना है, अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूरन पाउडर बना ले। फिर आपको जो चौक होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसका भी क्या बनाना है, आपको चूरन यानी पाउडर आपको बना लेना है, उसको पीस लेना है। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर आपको पेस्ट बना, फिर जो पाउडर आपने कलेक्ट किया था और जो चौक जो आपने तोड़ी है, चौक को पीस कर आपने जो पाउडर बनाया है, दोनों को आपको मिक्स करके उसमें थोड़ा सा जल उसमें ऐड करना है, जल आपको मिला लेना है। जल मिलाने के बाद वो आपका एक पेस्ट की तरह आपका बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसे चौक के आकार में बेल कर सूखने दे। फिर आपको चौक के आकार यानी जैसे चौक की शेप आपकी होती है गोल में, उसी तरह यानी सिलेंड्रिकल से आपको बेल कर रखना है। तो चौक के आकार में चौक की शेप में इसको बेल कर आपको सूखने देना है। जब आपने बेल लिया उसके बाद आपको इसे सूखने के लिए रख देना है। क्या आप चौक के चूरन से फिर चौक बना सकते हैं? तो इसमें पूछा गया है कि आप जो चौक है उसका जो चूरन है उससे फिर से चौक बना सकते हैं। अब आता है अगला कोई है आपका एक्सपेरिमेंट कि आप दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि कांच या प्लास्टिक के जो कांच है या प्लास्टिक जो आपके होते हैं उसके कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लीजिए। थोड़ी सी क्या करनी है, आपको बर्फ लेनी है। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। तो बर्फ का जब थोड़ा सा वो भाग जो पिघल जाए, उसे पिघलने तक क्या है, जो बर्तन आपका है उसे आपको धूप में रखना है। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब आपके पास क्या होगा, बर्फ भी होगा, जल भी आपके पास होगा। अब कटोरे को हिमकारी जो मिश्रण है यानी बर्फ और में नमक में रख दे। फिर आपको क्या करना है, बर्फ और नमक में ये रख देना है। क्या जल फिर से ठोस बन जाएगा? तो जो जल है वो फिर से ठोस बन जाएगा। देखिए, इसमें जो बर्फ और जल था उसका मिश्रण आपको करना था, मिक्सचर करना था, और जो हिमकारी मिश्रण आपका, अब जो कटोरे का जो हिमकारी मिश्रण है वो बर्फ और नमक में आपको रख देना है, बर्फ और नमक में रख देना है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि दोबारा से क्या एक फिर से जो है बर्फ आपका बन जाएगा, ठोस बर्फ इसमें बन जाएगा। अब आता है अगला नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आता है
एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबाले। फिर क्या करना है आपको, एक और एक्सपेरिमेंट आपका है कि एक आपको पात्र लेना है, एक बर्तन लेना है, उसमें से थोड़ा सा जल जो है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको वाटर रखना है, जल आपको रखना है, वो भी उबलने के लिए उबालना है, उसको बॉईल करना है। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है। फिर आपको देखना है जो जल की जो सतह है, जो नीचे यानी नीचे की ओर इसमें बता रहा है कि जो जल की सतह होती है, जल का जो निचला भाग है वहाँ से आपको भाप होती है वो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। उबलते हुए जल को से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखें। फिर जो उबलता हुआ जो जल है, जो बॉयल आपका वाटर हो रहा है, उसकी कुछ दूरी पर भाप के ऊपर क्या रखना है आपको, बर्तन उलट कर आपको रखना है। बर्तन को क्या करना है, उल्टा आपको रखना है, उलट कर रखना है। बर्तन की भीतरी सतह को देखें। फिर आपको क्या करना है, जो बर्तन है उसकी जो भीतरी सतह है, जो आपने उल्टा करके बर्तन रखा है, उसका जो भीतरी यानी अंदर का जो स्पेस है वो आपको देखना है कि आपको वहाँ जल की कोई बूंद दिखाई देते हैं। फिर आपको देखना है जो जल है यानी जो बर्तन आपने उल्टा करके रखा है वहाँ पर आपको जो जल की कोई बूंद दिखाई देगी, ऑब्वियसली बात है आपको दिखाई देगी। यह एक्सपेरिमेंट अब आप सर्दी के मौसम में जो आप पानी गर्म करके रखते हो, पानी गर्म करके नहाते हो, तो उसमें भी आप ये करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो ड्रॉप्स है, बूंदे हैं, वो आपको नजर आएगी। तो सावधानी। अब आता है आपके लिए कि सावधानी क्वेश्चन है कि ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरते। जो आग है उस पर जब आप काम करें तो उस समय आपको सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि उपयोग किए जा चुके, जो आप उपयोग कर चुके, यूज जो कर चुके, जैसे कि लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़े। फिर क्या करना है आपको, जो लोहे की जो आरी होती है उसके ब्लेड को या चिमटे से आपको पकड़ना है। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र यानी अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक क्या करना है आपको, प्रतीक्षा करना है, वेट करना है। क्या ब्लेड के जो ब्लेड है उसके अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है। जो ब्लेड का जो अगला भाग होगा उसके रंग में यानी उसके जो कलर है उसमें आपको कोई परिवर्तन दिखाई देगा। ब्लेड को ज्वाला से फिर आपको हटाना है। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखना है। फिर आप दोबारा से उसका जो अगला भाग है वो आपको दोबारा से देखना है। क्या इसका पहला रंग वापस आ जाता है। आपने देखा कि कागज तथा चौक के माप यानी साइज में परिवर्तन होता है, साइज जो है उसके चेंजेस होता है। जल की अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस से द्रव अथवा गैस से वो द्रव में बन जाता है। आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे साथ साथ पूछे जाते हैं वो इसके आंसर आपको यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। अब है आपका क्वेश्चन कि अब हम जो है दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन है, जो चेंजेज होते हैं, उसके बारे में आप विचार करेंगे। चलिए आगे आता है रासायनिक परिवर्तन। अब आपका है केमिकल चेंजेस। रासायनिक जो परिवर्तन है, केमिकल जो चेंजेस है, तो केमिकल चेंजेस में देखते हैं केमिकल चेंजेस में आपका क्या क्या होता है। तो वह परिवर्तन, वो चेंजेस जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो वो परिवर्तन, वो चेंजेस जिसमें एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस है वो बनते हैं, उसे ही रासायनिक परिवर्तन आपका कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी केमिकल जो चेंजेस है उसे केमिकल जो अभिक्रिया आपकी होती है, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो भी आपका कहा जाता है। चलिए अब आता है अगला जंग। नेक्स्ट आता है जो जंग होती है, जैसे आपने देखा होगा जो लोहे का जो सामान होता है उस पर क्या हो जाता है, आयरन यानी लोहा जो होता है उस पर आपका जर लग जाता है, जंग आपका लग जाता है, तो रस्ट आपका लग जाता है। तो रस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि रस्ट होता क्या है। चलिए जो रस्ट है, रस्ट क्या होता है, तो इसमें रस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। रस्ट है क्या, चलिए जो रस्ट आपका होता है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो एक ऐसा परिवर्तन है, एक ऐसा चेंजेस होता है जिससे आप भली भांति क्या है, परिचित है। क्योंकि ये सब आप देखते हो आपके घरों में, जो लोहे के आपका जो सामान रहता है, जो गेट वगैरह रहते हैं, या फिर आपके जो लोहे का जो सामान होता है उसमें आप ये सब देख सकते हैं कि लोहे में क्या हो जाता है, आपका जंग लग जाता है, रस्टिंग आपकी आ जाती है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, यदि आप कोई भी आपने लोहे का कील ले लिया है, कुछ भी सामान आपने लोहे का आपके पास है, तो वो आपने लेकर खुले में आपको रख देना है। क्या करना है, खुले में आपको रखना है। कहीं पर भी आप जाए, छत पर ऊपर आपने रख सकते हैं, जहाँ पर आपका खुला एरिया है वहाँ पर आपको रखना है, छोड़ देना है। तो इस पर भूरे रंग की यानी भूरा जो कलर है, भूरे रंग की इस पर पदार्थ यानी एक परत आपकी जमी पाएगी, एक आपको लेयर जमी पाएगी, एक लेयर जो है वहाँ पर बन जाएगी। यह पदार्थ जंग
कहलाता है। तो वही जो सब्सटेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका रस्टिंग कहलाता है। रस्ट जो रस्टिंग होती है, जो एक लेयर बना लेती है लोहे के ऊपर, जब आप उसे खुले में छोड़ देते हो तो उसी को जंग या रस्टिंग आपका बोला जाता है, जो वो लेयर बनती है। और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। और जो ये प्रोसेस आपका चलता है, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही रस्टिंग प्रोसेस आपका बोला जाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की वैच, और जो लोहे की, यानी पार्क में इसमें बोला जैसे पार्क आपके होते हैं तो पार्क हो गया, या जो लोन वगैरह होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोहे के या तो दरवाजे होते हैं या बगीचे जो होते हैं उनका जो पार्क है उनमें रखी जो लोहे की बेंच आपको मिलेगी। और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है तो वो क्या लग जाता है, तो उसमें जंग आपको लगा हुआ मिलेगा। यानी अगर हमने कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए जो लोहे का सामान है वो हमने खुले में छोड़ दिया तो उस पर क्या होती है, एक अलग सी परत आपको जमी पाएगी। जो परत बनती है, जो वो लेयर बनती है, उसे ही रस्टिंग आपका बोला जाता है। और जो प्रोसेस चलता है पूरा, इसी को रस्टिंग प्रोसेस आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अब आपका जंग के बाद अगला पॉइंट है, घर में रखी जो कुल्हाड़ी आपके होते हैं, जो घर में आप कुल्हाड़ी रखते हो, हथौड़ा रखते हो आदि को वायु में कुछ दिनों तक आपको खुले रख देने पर उनमें जंग लग जाता है। तो हथौड़ा हो गया, फावला आपका होता है, और जो आपके बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है जो आपके घर में होती है लोहे की। अगर आपने वो खुले में छोड़ दी, वायु में कुछ दिनों तक आपने वो खुले में छोड़ दी, तो यहाँ पर देखिए उसमें क्या लग जाता है, जंग आपका लग जाता है, एक लेयर बन जाती है। और वही लेयर क्या होती है, आपकी जंग आपकी बोली जाती है। रसोई में लोहे का गीला, जो रसोई है उसमें लोहे का गीला तवा कुछ समय तक, तो लोहे का जो तवा होता है वो सभी के घर में आपका मिलेगा, यानी तवा जो है वो सभी के घरों में आपको मिलेगा। और तवा क्या है, आपका लोहे का होता है, तो वो कुछ समय तक आप उसे खुले में छोड़ दीजिए तो उस पर भी क्या आ जाएगी, रस्टिंग आपकी आ जाएगी। जंग लोहा नहीं है, जो जंग लगता है, जो रस्टिंग लगता है वो लोहा नहीं है, वो आयरन आपका नहीं है। जंग उस पदार्थ या लोह से भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट आपके होते हैं। जो जंग लगते हैं, जो रस्टिंग लगती है, वो जो आयरन है उससे बिल्कुल डिफरेंट आपका होता है, भिन्न आपका होता है, जिस पर यह लगते हैं, जिस पर ये लगती है। अब आपका है अगला पॉइंट, हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ क्या होता है, निर्मित आपके होते हैं शिक्षक के द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। तो शिक्षक, जब आपके जो टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं स्कूल में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना है, जब वे आपको डायरेक्शन दे तभी आपको ये करना है। तो सबसे पहले इसमें सावधानी आपको दी गई है कि सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। तो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या क्या सावधानी आपको ये एक्सपेरिमेंट करते हुए रखनी है। सबसे पहले है मैग्नीशियम के जलते हुए जो फीता होता है, यानी जो मैग्नीशियम होता है उसका जो जलता हुआ फीता या जो तार होता है की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। तो मैग्नीशियम का जो जलता हुआ तार है उसको आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं देखना है, यानी लंबी अवधि तक, लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक अगर आप उसे देखते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर ना देखें। तो जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वे उन्हें, जो बच्चे हैं जिन्हें वो पढ़ा रही है, चिल्ड्रन जो है, उनको उन्हें बताना चाहिए कि जो जलता हुआ जो मैग्नीशियम होता है उसे आपको ज़्यादा टाइम तक, यानी टकाटक एक ही दम से, एक ही, यानी जो आपको एक ही जगह फोकस करके उसको नहीं देखना है, टकटकी लगाकर नहीं देखना है, फोकस कर उस पर नहीं देखना है। यह आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल आपके लिए हो सकता है। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, जो मैग्नीशियम है उसकी जो पतली पट्टी या फीता होता है या तार का जो टुकड़ा आपको लेना है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वो भी टीचर, जब टीचर आपको डायरेक्शन देगी क्या क्या आपको करना है, टीचर की निगरानी में ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैग्नीशियम की आपको पतली पट्टी या तो फीता आप ले सकते हैं, या फिर जो तार का जो टुकड़ा आता है वो टुकड़ा आप ले सकते हैं। तो तार का, वायर का जो टुकड़ा होता है वो आपने ले लिया। तो इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। तो इसके जो सिरे होते हैं, जो इसके किनारे हैं, वो आपको क्या करना है, जो रेगमाल आता है उससे आपको साफ करना है। तो रेगमाल से जैसे आपने साफ कर लिए तो सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। फिर क्या करना है, जो सिरा है, जो किनारे होते हैं, वो जो कैंडल आपकी है, जो मोमबत्ती है, उसकी जो लो होती है उसके पास आपको लाना है। तो जलती हुई मोमबत्ती की जो लो की बात की गई है, इसमें जो जलती हुई मोमबत्ती है तो उसके पास आपको लाना है। यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगी। तो फिर क्या होगा, यह जो मोमबत्ती आपकी जो जल रही थी वो कैसे जलेगी, यानी चमकदार, उसमें थोड़ी सी चमक आपको लगेगी, चमकदार आपको दिखाई देगी, वो भी श्वेत, यानी जो सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद प्रकाश की उसमें आ जाएगा। जैसे आपकी जो मोमबत्ती है, नॉर्मल आपकी जो मोमबत्ती है वो थोड़ी येलो और ऑरेंज में आपकी जलती है, तो ऑरेंज से आपकी होती है। लेकिन जब आप उसमें जो तार
तार लेके आओगे मैग्नीशियम का तार, जब आप उसके लो के पास लेके आओगे तो वो कैसे जलने स्टार्ट हो जाएगी, सफ़ेद कलर की आपको जो रोशनी देगी। तो पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाते हैं। फिर जब वो पूरी तरह जो मैग्नीशियम है वो जल जाएगा सफ़ेद, तो उसमें क्या हो जाएगा, पाउडर भी होता जो होगा वो उसमें रिमाइंडर यानी शेष आपका जो पाउडर होगा वो बच जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी होती है। जो भस्म होती है वो मैग्नीशियम का जो फीता आपने लिया था, जो टुकड़ा लिया था, उसके जैसी ही लगती है। अब आता है कि इस जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे मैग्नीशियम Mg हो गया, ऑक्सीजन आपने O2 ले लिया, और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आता है आपका, चलिए अब आता है नोट में आपको दिया गया है कि आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ध्यान दे कि यहाँ लिखी समीकरण, यहाँ पर लिखी जो समीकरण है वो गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। तो जो आपने जो समीकरण अभी देखी है, समीकरण क्या है, जो इक्वेशन जो आपने देखी, तो ये जो समीकरण आपकी है, ये एक समीकरण क्या है, जो गणित जो मैथ में आप पढ़ते हो उन समीकरणों से बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट आपकी है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ बनना या हो जाता है। तो इस तरह की जो समीकरण होते हैं उसमें क्या है, जो तीर का साइन आप देख रहे हो, जो ये सिंबल आप देख रहे हो, इस सिंबल की इसमें बात की गई है। जो सिंबल है तो ये वाला सिंबल इसमें बात की गई है। तो ये सिंबल क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट आपका होता है। चलिए ये सिंबल की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट आता है इस पुस्तक, अब आता है आपका अगला पॉइंट कि भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। फिर क्या करना है, जो भस्म आपने बची हुई है तो उस भस्म को आपको कलेक्ट करना और इसमें जल की कुछ मात्रा आपको मिलानी है। क्या करना है, जल की कुछ क्वांटिटी मिलानी है, जल की कुछ मात्रा आपको मिलानी है। नेक्स्ट पॉइंट है भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। और दूसरा पॉइंट है आपका नेक्स्ट, मिश्रण का लाल और नीला जो लिटमस पत्र से आपको परीक्षण करना है। नेक्स्ट है कि इसमें जो क्वेश्चन अब आपका आता है कि जो क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है, या क्या मिश्रण जो है, जो मिश्रण आपका हुआ है, मिक्सचर जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। इस परीक्षण के आधार पर आपको जो जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय है। जो आपका एसिड और बेस जो आपने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में इसमें आपका पूछा गया है। तो क्या होगा, तो पहला आपका है कि भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। तो जो भस्म आपने ली तो वो जल में, जब आप वाटर में उसे घोलोगे तो उसका जो घोलने के बाद जो सब्सटेंस बनता है वो नया सब्सटेंस बनाते हैं। कैसा, यानी न्यू सब्सटेंस जो होता है, नया पदार्थ वो बनाएगी। सेकंड है इस परिवर्तन को, जो चेंज आपका है, ये चेंजेस आपने देखा तो इस समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जो जल है वाटर आपने लिया, ये बनाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH आपका बनेगा। नेक्स्ट आता है अब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या आपका OH2 आपका यहाँ पर 2 और होगा आपका। चलिए अब आता है आपका आगे कि जैसे आपने जो अध्याय 5 आपका था, जो आपने कल आपने पढ़ा था चैप्टर एसिड बेस वाला, जो चैप्टर आपने पढ़ा था एसिड बेस और जो नमक था, यानी ये था आपका, तो वो लवण वाला, सॉरी, आपने एसिड बेस और लवण आपका जो चैप्टर था वो पढ़ा था। तो क्षारकीय अम्ल और क्षारकीय लवण जो चैप्टर था उसके बारे में जो लास्ट चैप्टर आपका था चैप्टर 5 जिसमें था आपका कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक आपका था। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस होगा जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो जब उसे जलाएंगे उसके जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो जब इसे जल में घोलेंगे तब ये बनता है। अब आता है आपका जो एक्सपेरिमेंट है कि शिक्षक के द्वारा निर्देशित
किए जाने पर, जब शिक्षक जो है वो निर्देशित करेगा तभी इसको आपको करना है। पहला, यानी कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच आपको कॉपर सल्फेट नीला थोता घोल लीजिए। नीला जो थोता होता है वो आपको घोलना है। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें आपको मिलानी है, कुछ ड्रॉप आपको ऐड करनी है, मिलानी होगी। आपको नीले रंग का जो विलयन है वो मिल जाएगा, यानी जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा वो आपको प्राप्त होगा। एक परख नली जो टेस्ट ट्यूब आपकी होती है अथवा कांच की बोतल, छोटी बोतल में विलयन जो सॉल्यूशन का थोड़ा सा नमूना आपको बचा लेना है। अब आता है आपका आगे कि शेष, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक आपको वेट करना है, प्रतीक्षा करनी। अब विलयन के रंग को देखना है, जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है उसके कलर को आपको देखना है। तो सॉल्यूशन के कलर को जब आप देखोगे तो इसकी तुलना करनी, इसकी जो कंपेयर है वो जो बचा हुआ जो नमूना आपके पास है उस विलयन के कलर से आपको करनी है। तो जैसे आप जो बचे हुए से सॉल्यूशन के कलर को मैच करोगे, कंपेयर करोगे, तो क्या आपको इसमें अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जो विलयन जो सॉल्यूशन है उसके रंग में आपको कोई चेंज दिखता है, कोई परिवर्तन दिखाई देगा? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो कील है, जो कील जो होगी वो ब्लेड से, जो ब्लड है आपका यानी ब्लेड को बाहर निकाल लेना है। या जो आपने कील उसमें सॉल्यूशन में डाली है, जो सॉल्यूशन जो विलयन है उसमें डाली हुई है, वो कील या ब्लेड जो भी आपने लिया है उसको आपको बाहर निकालना है। और फिर इसमें परिवर्तन आपको देखना है कि इसमें कि परिवर्तन आपको दिखाई देता है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना, जो विलयन का जो कलर होगा वो कैसे हो जाएगा, जो सॉल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू से ग्रीन आपका हो जाएगा। एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर, लोहे की जो कील है उस पर भूरा निक्षेप जो आपने अभी कॉपर या तांबे की जो परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ होता है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यह आपकी जो अभिक्रिया है, कॉपर सल्फेट जो विलयन है CuSO4 आपका है, और नीला तोता, जो नीला तोता है या लोहा लिया है हमने Fe, तो इसलिए हो जाएगा आपका आयरन, यानी FeSO4 आपका हो गया हरा, कॉपर सल्फेट Cu जो कि भूरा निक्षेप आपका होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है कि अब आपको क्या करना है, अगले एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट इसका करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में कि किसी प्रणाली या टेस्ट ट्यूब आपको लेना है, लगभग 1 चम्मच उसमें जो सिरका होता है, जो विनेगर होता है वो आपको रखना है। तो विनेगर आप ले लोगे तो इसमें चुटकी भर खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, वो आपको डालना है। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। तो जो बुदबुदाहट है, जैसे आपने जो बोतल है, जब वो खाली बोतल जो आपकी होती है, खाली बोतल को जब आप, खाली बोतल है वो पानी में आप डालते हो, यानी आधा लीटर आपने जो पानी, आधी बाल्टी आपने पानी लिया, तो उस जो पानी आपने लिया आधी बाल्टी, उसमें जब आप खाली बोतल को डालोगे, यार उसे जब आप जो आपने एक्सपेरिमेंट पहले भी कर लिया है, जब उसे थोड़ा सा तिरछा करके उसमें डालोगे तो उसमें पानी जो है वो भरना शुरू हो जाएगा, और उसमें से क्या होगी, बुदबुदाहट, और बुलबुले से क्या आपको जो आवाज़ आएगी, यानी जो हवा आएगी, हवा उसमें भरी होती है। खाली बोतल में भी जो होती है हवा आपकी होती है, जब उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा तो जो हवा होगी, यानी बुदबुदाहट की जो आपको आवाज़ आती है, उससे बुदबुदाहट की इसमें ध्वनि आपको सुनाई देगी, और जो गैस के बुलबुले होंगे वो बाहर निकलते आपको दिखाई देंगे। इस गैस में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी क्या है, तैयार करने की विधि, जो चूने का पानी तैयार करने की जो विधि है वो अध्याय 5 में हमने पढ़ी थी। तो अब आपको करना है कि चूने का जो पानी है उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो चूने के पानी में क्या चेंजेस होगा। तो परख नली जो टेस्ट ट्यूब आपने लिया उसमें जो चेंजेस होगा वो इस तरह आपका होगा कि सिरका, एसिटिक अम्ल या खाने का जो सोडा आपने लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ जो था, इसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और चूने का पानी हो गया COH, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, और जल हमने ले लिया H2O। तो अब आता है आपका अगला, नेक्स्ट आता है
जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी कैसा होता है, दूधिया यानी मिल्क टाइप का आपको दिखता है, दूध के रंग का, दूध की तरह सफ़ेद आपको दिखेगा। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका प्रयोग अध्याय जो 10 है उसमें यह देखने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा क्या करते हैं, जो हम CO2 छोड़ते हैं और O2 जो है वो लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये हम अध्याय जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें हम पढ़ेंगे। तो प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ आपके बने थे। अब आपका नेक्स्ट की मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। जो आपने मोमबत्ती में जो आपने जो तार लिया था, मैग्नीशियम का जो तार लिया था उसकी बात इसमें कर रहे हैं। जब हमने मोमबत्ती में वो तार जलाया था तो भस्म के रूप में आपके कुछ जो भस्म थी वो कलेक्ट हो गई थी। तो कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड जो इस पर निक्षेपित हो गया था। सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। तो रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो रासायनिक जो चेंज होता है, केमिकली जो चेंज है वो हमारे लाइफ में क्या है, इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, जो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लियो, भोजन का पाचन होगा, फलों का पकना हो गया, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अन्यथा उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों, डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि नए उत्पादों पदार्थों से के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। तो ये घटनाएं कौन सी हो सकती है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण। उदाहरण के लिए है पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकालना अथवा उनका अवशोषित होना। तो जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना, जो ध्वनि होती है उसको उत्पन्न होना, या गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, या रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कलर में चेंज, या फिर जो किसी का गैस यानी कोई गैस का बनना। अब आता है आपका आगे कि उसके कुछ अन्य उदाहरण होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है कि आपने देखा होगा, जैसे अभी आपने मैग्नीशियम का जो फीता आपने जलाया था, एक रासायनिक परिवर्तन आपका था। ये कैसे था, केमिकल चेंजेस आपका था। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों को जलना भी क्या है, जब हम कोयला या लकड़ी या जो पत्तियां उनको जलाते हैं तो ये भी आपका केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अब आपको पता चल गया कि रियलिटी में क्या होता है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो कैसा है, वो आपका केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। जब हम उसे जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हीट आपकी होती है। तो हीट जो होती है यानी ऑलवेज क्या होगी, हीट उससे आपकी ओरिजिन होगी, उत्पादन उससे जो होगा हीट का उत्पादन होगा। तो पटाखों का विस्फोट जो है एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे भी क्या होता है, हीट आपकी होती है, आग आपकी लगती है। तो जो हीट होती है, ऊर्जा जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, तो वो भी आपका एक दूसरा केमिकल चेंजेस आपका होता है, एक दूसरा रासायनिक परिवर्तन आपका होता है। तो इसलिए जो पटाखे हैं वो फोड़ने को मना की जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, केमिकल चेंजेस आपका होता है, रासायनिक परिवर्तन ये आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें क्या होती है, उत्पन्न होती है, ओरिजिन होता है, उनका प्रोड्यूस होता है। तो जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, जो वायुमंडल जो हमारा है तो उसे क्या कर देती है, वो पोल्यूटेड कर देती है, प्रदूषित आपका कर देती है। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि दिवाली पर आप पटाखे ना जलाए। तो पटाखे ना जलाने का कारण आपका यही है कि जिससे आपका जो वायुमंडल है, जो इन्वायरमेंट होता है वो आपका पोल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए जो पटाखे है वो ना जलाए, क्योंकि उससे जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे जो हीट निकलती है, जो ऊष्मा होती है और जो प्रकाश होता है, वो ध्वनि और वो चिरुकी के गैसें क्या करता है, उससे उत्पन्न होती है और वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूटेड कर देती है। अगला पॉइंट है जब भोजन सामग्री बासी हो जाते हैं। जब जो हमारा भोजन करते हैं या जो भोजन का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, यानी 1-2 दिन पुराना आपका हो जाता है या वो सड़ गल जाता है, तो उसमें से क्या होती है, दुर्गंध आती है, जो स्मेल आपको आती है, जो बदबू आपको आती है। तो क्या
हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो इसे भी क्या हम जो केमिकल चेंजेस अपना कह सकते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन आपका है। अब आता है अगला सुरक्षात्मक आवरण। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक आवरण। तो सुरक्षात्मक आवरण में देखते हैं पहला पॉइंट है अपने वायुमंडल। जो हमारा वायुमंडल है इसमें ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। तो ओजोन की जो परत होती है, जो ओजोन लेयर जिसे क्या बोला जाता है, ओजोन परत जो आपकी है, ओजोन लेयर जिसे आप बोलते हो, उसके बारे में आपने जनरली सुना होगा। तो यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। तो जो सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित जो प्रेजेंट जो हानिकारक जो हमारे लिए हार्मफुल होती है पराबैंगनी जो विकिरण होती है, पराबैंगनी जो रे होती है, उनसे हमें बचाती है। कौन सी, जो ओजोन लेयर आपके है, जिसमें अब क्या होने लगा, छेद आपका होने लगा है, छेद आपका। तो ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो ओजोन हो वो पराबैंगनी जो विकिरण है, रे आपकी होती है, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपचटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? जो ओजोन के अपचटन है उसको हम केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंच के हमें और अन्य जीवों को क्या पहुंचाती, हानि पहुंचाती, हमारे लिए हार्मफुल होती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा, सेब जो एप्पल आप खाते हो, जब उसे आप काटते हो और आप जैसे आपने एप्पल काट दिया और एप्पल काटने के बाद अगर आपने पूरा एप्पल नहीं खाया, उसे आपने रख दिया, तो कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि एप्पल जो होगा वो कैसा हो जाता है, आपका जो उसका टुकड़ा होता है, जो एप्पल होता है, एप्पल पे एक आपकी लेयर हो जाती है जो कैसी होती है, भूरे रंग की आपको दिखती है। तो वही इसमें बात की गई है। तो वो कैसी आपकी जो भूरे रंग की आपको लेयर दिखती है, अगर आपने सेब जो है पूरी तरह अपना जो सेब है वो आपने पूरा नहीं खाया और उसने उसे आपको काट के रख दिया, तो यदि आपने रंग में परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा आप काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो आप एक एप्पल आप मार्केट से खरीद सकते हो, उसे काट कर आप कुछ काटने के बाद कुछ टाइम के लिए आप रख दीजिए और आपको ये जो भूरे रंग की जो आपको बताया है, तो भूरा रंग जो टुकड़े का होगा वो आपको दिख जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो मार्केट से एप्पल खरीद कर। नेक्स्ट आता है इसी प्रकार का जो क्रियाकलाप है वो आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। तो इसी तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो आलू या बैंगन का जो टुकड़ा होता है, आलू बैंगन के टुकड़े के साथ भी आप इसे रिपीट कर सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन, जो ऐसी जितने भी आपने सिचुएशन देखी जिसमें जो कलर का चेंजेस आपको मिलेगा, ये रियलिटी में क्या बनाता है, नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने का कारण होता है। तो क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो क्यों जो से परिवर्तन आपने देखा, ये क्या जो केमिकल है वो आपका नहीं है। अब आता है आपका अगला पॉइंट कि नोट में आपको दिया गया है कि अध्याय जो आपका है, नोट है कि जो अध्याय है, चलिए अध्याय 5, कौन सा अध्याय जो 5 है, चैप्टर जो 5 आपने पढ़ा था, अम्लीय और क्षारक और लवण, यानी अम्लीय क्षारक और लवण जो चैप्टर आपने पढ़ा था, 5th चैप्टर जो लास्ट आपका चैप्टर था, कल ही हमने किया है। तो उसमें पढ़ा था कि जो पादप है, जो पौधे हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो भोजन क्या, जो पौधे होते हैं, जो पादप है, वो जो अपना भोजन बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपना जो भोजन है वो ओन प्रिपेयर अपना करते हैं, यानी स्वयं में अपना भोजन बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो पहली है उसने कहा कि जो पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जो पाचन होता है, डाइजेशन जो, यानी जो पाचन आपका है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। जो अम्ल और क्षारक है यानी एसिड और बेस की इसमें बात की गई है। एसिड और बेस को जो मिलाकर हमने क्या किया था, उसे न्यूट्रलाइजेशन किया था। तो क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? तो ये भी क्या आपकी उदासीनीकरण, जो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन की जो अभिक्रिया जो प्रोसेस आपका है वो भी एक आपका केमिकल चेंजेस होता है, क्योंकि क्या ना तो उसमें एसिड आपका दिखता है ना बेस आपका दिखता है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाना ही आपका क्या है, एक आपका केमिकल चेंजेस है। अब आता है लोहे में जंग लगना। जो आयरन होता है यानी जो लोहा होता है उसमें जो जंग लगता है, रस्टिंग का आना, लोहे में जब रस्ट आपका लग जाता है तो रस्टिंग का इसमें बात की गई है। पहला पॉइंट, हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। अभी हमने इससे पहले भी अपना जो
टॉपिक क्या था, जंग वाला, कि जो जंग लगता है तो जंग की जो घटना है उस पर हम दोबारा से चर्चा कर रहे हैं कि यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता है। तो आपने देखा होगा जिस भी वस्तु जो आपकी आयरन यानी जो लोहे की वस्तु आपकी होती है उस पर अगर रस्ट आपका आ गया, रस्टिंग आ जाती है, तो धीरे धीरे वो क्या वहाँ से ही आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पर जल लग गया वहाँ पर क्या होते हैं, उसे आप वो नष्ट करते चले जाते हैं, धीरे धीरे उस पर अफेक्ट डलता है और धीरे धीरे वो क्या हो कि आपकी कुछ टाइम बाद वो आपकी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो यही बात इसमें की गई है। चूंकि जो लोहे का उपयोग होता है वो सेतु, पुल यानी जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। तो जो जंग लग जाता है, जो रस्टिंग आ जाती है लोहे के इन पर, जो लोहे पर जो रस्टिंग आती है, तो उससे क्या होता है, आर्थिक यानी इकोनॉमी की क्या होता है, हमारी जो बहुत ज़्यादा हमें उससे नुकसान होता है, हमारा बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें नुकसान आपका हो जाता है। तो लॉस होता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये समीकरण आपकी है लोहे की, यानी लोहा Fe आपका होता है ऑक्सीजन O2 जो वायु से है, और जल जो होता है H2, तो ये जंग लग जाता है यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये हो जाएगा आपका Fe2O3। तो जंग लगने के कारण ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति क्या होती है, अनिवार्य आपकी होती है। तो जंग लगने के लिए क्या होता है, जो ऑक्सीजन है या जल होता है उनके दोनों की प्रेजेंस ही अनिवार्य होती है। वास्तव में रियलिटी में ये होता है कि यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी जो होती है वो अधिक हो, तो वहाँ पर जंग जो होता है वो जल्दी आपका लग जाता है। इसलिए मेरी सहेली जो रीता है वो सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, जो जंग लगता है, जो रस्टिंग आती है, तो उसे रोकथाम यानी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया है। पहला पॉइंट है लोहे की वस्तुओं को, जो लोहे की जो वस्तुएं हैं उसको ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से आपको बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। यानी आपको जो लोहे की जो वस्तुएं हैं उनको आपको ना तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने देना है, ना ही जल कॉन्टैक्ट में आने देना है। इन्हीं दो से आप उसे बचा सकते हो। इसका एक सरल उपाय है उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना। या तो आप उन पर जो लोहे की वस्तु है उन पर पेंट कर दीजिए, या फिर जो ग्रीस है उसकी एक आपको लेयर चढ़ानी है, कोटिंग आपको करनी है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। तो ये क्या आपका एक नियमित रूप से यानी एक शेड्यूल में जो नियमित आपका है, ये आपको क्या करना है, आपको जो टाइम टू टाइम इस पर आपको पेंट करना रहता है। एक जो कोटिंग होती है, एक लेयर जो है वो पेंट की चढ़ा लो या फिर ग्रीस की आपको चढ़ानी है, तभी आप इससे बच सकते हो, जिससे आपके जो सामान होता है, जो वस्तु आपके जो सब्सटेंस है उन पर जंग ना लगे, तो जिनसे उनमें जंग लगने को रोका जा सकता है। तो ये आपका रोकथाम के लिए बता दिया। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम या शदलेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। चलिए, जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, उस पर जब जिंक की जो लेयर चढ़ाते हैं उसका जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप या सदलेपित होते हैं, जिनसे उनमें जंग नहीं लगता, जिनसे क्या होता है उनमें जंग नहीं लगता। अब आता है कि क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं, पहला पॉइंट है इसमें कि पानी के जो जहाज होता है वो लोहे के बने होते हैं, ये आपको सभी को पता है। और उनका एक भाग क्या होता है, हमेशा जो होता है वो पानी में डूबा रहता है। जो पानी में जो जहाज रहते हैं तो उनका जो पूरा जो जहाज होता है वो क्या लोहे का आपका बना होता है, और उसका जो एक पार्ट होता है वो हमेशा जो होता है वो जल में रहता है, पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है, और जो पानी के जो ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पर भी क्या जो ड्रॉप होती है जल की, वाटर की जो ड्रॉप है, वाटर की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। जो समुद्र का जो पानी होता है उसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो लवण आपके होते हैं, जो साल्ट होता है, वो भी आपको दिखाई देगा। लवण युक्त जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। जो लवण युक्त जो जल होता है वो जंग लगाने का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसकी जो दर है, उसका जो रेट होता है, यानी उसे इंक्रीज कर देता है। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। तो जहाजों पर जब हम पेंट कर देते हैं उसके बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी हानि होती है, काफ़ी क्षति उसमें होती है।
यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। तो यही नहीं है कि जो जहाज़ों के जो लोहे के कुछ पार्ट होते हैं उनको हर वर्ष क्या होता है, बदलना भी आवश्यक होता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो इससे तो बहुत हानि आपकी होती है। नोट, इसमें नोट दिया गया अब आपका, स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होते हैं, जो लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगती। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जंग आपका नहीं लगता। तो इसका जो आंसर है आपका ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका क्रिस्टलीकरण। जो क्रिस्टलीकरण होता है, तो क्रिस्टलीकरण क्या है, पहला पॉइंट है इसमें कक्षा छठी में, जब कक्षा छठी की किताब हम पढ़ रहे थे साइंस की, विज्ञान की, तो उसमें आपने देखा था कि जो साधारण नमक है, साधारण जो नमक था, लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्र जल के वाष्पन यानी इवापोरेट करके उससे क्या, जो समुद्र यानी हमने जो गड्ढे, समुद्र का जो जल था उसके साइड में हमने जो गड्ढे बनाए हुए थे, गड्ढे में हम समुद्र का जो पानी था वो भरते थे, और कुछ टाइम बाद क्या था, जब पानी था वो सारा का सारा इवापोरेट हो जाता था, और नीचे क्या, जो साल्ट आपका था, नमक आपका रहता था, साल्ट रहता था, उसके ढेर आपका लगा हुआ होता था। तो इसमें यही बात आपकी बताई गई है, इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो कैसा नहीं होता, वो प्योर आपका नहीं होता, शुद्ध नमक नहीं होता, और उसके क्रिस्टल के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा सकते। तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं, उसका जो साइज होता है, उसकी जो शेप होती है, उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ जो सब्सटेंस होता है उसके जो शुद्ध क्रिस्टल होते हैं वो उसके सॉल्यूशन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है ये क्रिस्टलीकरण कहलाते हैं। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये कैसा, ये जो फिजिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल आपका होता है। अब आता है सावधानी। तो सावधानी आपको बतलनी है, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। केवल क्या, जो तनु सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसका यूज करना है। जल को उबालते समय सतर्क रहना है। जो जल को जब आप बॉईल करते हो तो तब भी आपको केयरफुल रहना है। एग्जाम्पल है कि अम्ल का उपयोग किया जाना है, एसिड का जब आप उपयोग करते हैं, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में ये आपको करना है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए। किसी भी बीकर आपने ले, उसमें 1 कप आपको जल लेना है, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को आपको गर्म करना है। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक आपको जारी रखना है जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन जो है वो ठंडा हो रहा है, जो सॉल्यूशन है वो ठंडा आपका हो रहा है, तो उसे हिलाकर यानी सेक कर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़े। कुछ समय बाद आपको विलयन को देखना है। अब आता है आपका नेक्स्ट, लास्ट आपका है कि क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट, यदि नहीं तो कुछ और समय तक क्या करना है, आपको वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है। आपने जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आपने पढ़ लिया, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आपने पढ़ा है, तो अपने आसपास दिखाई देने वाले जो चेंजेस है, जो भौतिक यानी फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस है, उसके जो रूप है, उसका जो रूप आपका है, उसको आपको पहचानने का प्रयास करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्राई करना है। चलिए, ये आपका लास्ट टॉपिक था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।